बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार 23 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि आज तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट होंगे और ये एकजुटता बिहार में होगी। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज होने वाली बैठक में मोदी पर नहीं बल्कि मुद्दों पर बात होगी। ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों के एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर के विचार के लिए बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। इस पर आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि काफ़ी अच्छी पहल है। जब से हम और नीतीश जी साथ आए हैं तब से हम लोगों का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ये मौका आया है, सब लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। कोई मोदी पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है। विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता। चाहे प्रशासनिक अनुभव हो, चाहे सामाजिक अनुभव हो, चाहे गवर्नेंस का अनुभव हो, राजनीतिक अनुभव हो, सारी चीज़ें आप लोग मिलकर के देखें तो फिर कई ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से ज़्यादा अनुभवी हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो मीडिया द्वारा निर्मित किया गया हो। विपक्ष में ऐसा नेता है जो सीधे जनता से संवाद करते हैं। बैठक काफ़ी कामयाबी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि देश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले महागठबंधन को लेकर के राजधानी पटना में 23 जून को यानी कि आज होने वाली बैठक की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी है। 2024 में कांग्रेस खेमे का कोई भी नेता पीएम पद का उम्मीदवार नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही महागठबंधन के नेता 2024 के महामुकाबले में पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी समेत लगभग सभी दलों की सहमति मिल गई है। 23 जून को यानी कि आज होने वाले बैठक के बाद एक और बैठक होगी और उसी दौरान नीतीश कुमार के नाम की घोषणा महागठबंधन के नेता करेंगे, जिसका संकेत कांग्रेस समेत वाम दल ने दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मार देने की धमकी भरी कॉल ने अब पूरे पुलिस महकमे में सख्ते में ला दिया है। इसके बाद धमकी देने वाले शख्स को अरेस्ट करने के लिए एक अलग टीम तैयार की गई और अब टीम ने धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये युवक बिहार का ही रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल पीएम, केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने वाले बिहार पुलिस ने जान से मारने की धमकी और फिर 10 करोड़ रंगदारी की मांग करने वाले व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी व्यक्ति बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। बिहार पुलिस इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मान रही है। बिहार पुलिस ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली पीसीआर में फोन करके बिहार के नीतीश कुमार को जान से मार देने की धमकी और 10 करोड़ रंगदारी की मांग करने वाले व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यक्ति की पहचान राम सागर शर्मा के रूप में हुई है, जो बेगूसराय जिला का रहने वाला है। इधर इस मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुबह 10:46 पर एक पीसीआर कॉल आई और फोन करने वाले ने 10 करोड़ रुपए नहीं देने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मार देने की धमकी दी। उन्होंने कहा है कि फोन करने वालों की लोकेशन नागालैंड इलाके में होने की जानकारी मिली। जहाँ डीसीपी ने बताया है कि फ़ोन करने वाले ने सुबह 10:54 पर दोबारा फ़ोन किया और इस बार 2 करोड़ रुपए नहीं देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जान से मार देने की धमकी दी गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बिहार पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार न सिर्फ विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है बल्कि उसके निशाने पर देश का संविधान है। देश के संविधान को भाजपा से बचाने के लिए समूचे विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार देश के इतिहास को बदलना चाहती है। बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई पर बात करने की बजाय भाजपा विपक्षी नेताओं को ईडी के जरिए डरा करके देश की जनता का ध्यान दूसरी ओर बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि देश के संविधान को बचाने के लिए समूचे विपक्ष को एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। 23 जून को यानी कि आज पटना में सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग के बाद देश में सत्ता परिवर्तन की दिशा में सार्थक प्रयास शुरू हो जाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग की जा रही है। 27 जून को मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को और वंदे भारत ट्रेनें मिलने जा रही है। वर्तमान समय में चलाई जा रही वंदे भारत में यात्री बैठ करके सफर कर सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो फिर वंदे भारत में लेट कर मजे से सोते हुए भी जा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के बारे में कई अहम जानकारियां दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का पहला बैच अगले साल यानी कि साल 2024 के मार्च महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार रेल मंत्री ने कहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF चेन्नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का डिज़ाइन दिसंबर अंत तक तैयार कर लेगा। इसके बाद पहला बैच अगले साल मार्च तक बनकर के तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी के शेड्यूल के हिसाब से कुल 22 वंदे भारत ट्रेनों को बनाया जाएगा। ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें रात भर की यात्रा और फिर लंबी दूरी की यात्रा के लिए होगी। दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बेरोजगार हैं तो फिर आप 5 तरह के बिजनेस शुरू करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अच्छा, हम आपको जिस बिजनेस के बारे में बताएंगे वो आप बिहार में रह करके कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रही है, तो हम आपको भी 5 बिजनेस के बारे में बताएंगे। जी हाँ, जिससे करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वहीं इसे शुरू करना भी बेहद आसान है। आप चाहे तो इसके लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से आपको आसानी से लोन बैंक से मिल जाएगा। बिहार में रह करके आप कौन से 5 बिजनेस शुरू करेंगे, हम आपको अभी एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेयरी का बिजनेस। तो बिहार में दूध की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप डेयरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए गिर गाय का पालन करें क्योंकि ये गाय दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देती है। दूसरे नंबर पर कुटीर उद्योग, यानी कि बिहार में रहकर के आप अपने घर से ही कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, जैसे कि अचार बनाना, पापड़ बनाना, बैग बनाना, थैला बनाना आदि। आपको बता दें कि इसकी मांग बाजार में अधिक है। इससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है मछली पालन। तो बिहार में रहकर के गांव के किसान मछली पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मछली पालने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है। चौथे नंबर पर है मशरूम का बिजनेस। जी हाँ, बिहार में आप मशरूम का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार के द्वारा मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ खेती को लेकर के सरकार किसानों को जागरूक करती है। 5वें नंबर पर है मधुमक्खी पालन बिजनेस। जी हाँ, बिहार में मधुमक्खी पालन का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। जी हाँ, आप सरकार से मदद लेकर के मधुमक्खी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे में इन 5 को बिजनेस कर सकते हैं अगर आप बेरोजगार हैं और भी बिहार के रहने वाले हैं। बेरोजगार नहीं है तब भी आप साइड से ये बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक न्यूज़ चैनल से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास 2009 के बाद प्रधानमंत्री बनने का मौका था, जब उनको कई बार इसको लेकर के कहा भी गया लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का बच्चा राहुल गांधी को पीएम बनने की शुभकामनाएं देगा और कांग्रेस जनों की हमेशा से ये इच्छा है कि वे प्रधानमंत्री बने। जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष में एकता हो जाए तो फिर बीजेपी की सीटें 100 से नीचे हो जाएगी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने शिवानंद तिवारी को के हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान को लेकर के कहा है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसीलिए उसे हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसा सभी लोग चाहते हैं क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है और संविधान के अनुसार ही देश चलना चाहिए। आज पटना में होने वाली बैठक को लेकर के अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि सभी नेता आज साथ बैठेंगे और आगे बढ़ने के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान निकालेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी चेहरा नहीं होने की बात पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा है कि साल 2004 में मनमोहन सिंह पीएम पद के लिए उम्मीदवार नहीं थे और इसके बावजूद भी कांग्रेस ने गठबंधन के साथ बीजेपी को हराया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि जब समान आचार संहिता लागू की जाएगी तभी इस पर नीति भी स्पष्ट की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग धारा 370 के खिलाफ थे, इसके बावजूद भी ये धारा लाई गई। अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि जितने भी हिंदू एजेंडा है वे ले आए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिवहर में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 27 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पिपराही थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबा हाई स्कूल के समीप
बैंक के ब्रांच को अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को जैसे ही ब्रांच खुला उसके थोड़ी ही देर बाद बाइक पर 5 अपराधी शाखा में घुसे। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए बैंक के दरवाजे से भी फायरिंग करनी शुरू कर दी। गेट पर मौजूद गार्ड ने अपराधियों को रोकने की कोशिश की, इससे उसे भी एक गोली लग गई, जिसके बाद बदमाश बैंक में लूट की घटना को अंजाम देकर के आराम से फरार हो गए। अपराधियों के जाते ही पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। लूट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा बन गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए में शामिल हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने इस बात की औपचारिक घोषणा कर दी है, आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस दौरान जीतन राम मांझी के अलावा उनके बेटे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने एक न्यूज़ चैनल से खास बातचीत में कहा है कि हमने सैद्धांतिक रूप से एनडीए ज्वाइन कर लिया है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम लोग शामिल हो गए हैं। हालांकि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी खास नहीं कहा है। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जीतन राम मांझी और फिर उनके बेटे संतोष कुमार सुमन की 45 मिनट तक चली मुलाकात में बिहार की राजनीति और फिर मौजूदा गठबंधन को लेकर के चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक खास तौर से नीतीश कुमार को हराने के लिए उनके गठबंधन को पटकने देने को लेकर के रणनीति को लेकर के चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान चाहते हैं कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर के एक बेहतर सामाजिक समीकरण बनाया जाए और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन को पटकने दी जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून यानी कि आज विपक्षी पार्टियों का जमघट लगेगा। नीतीश की अगुवाई में विपक्षी नेता बैठक करेंगे, जिसमें 2024 में बीजेपी को कैसे घेरे इस पर चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी चीफ अखिलेश यादव सहित करीब 18 विपक्षी दलों के नेता शिरकत करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये एक महान कदम है। जब से बिहार में नीतीश कुमार और फिर हम एक साथ आए हैं, हमने यथासंभव अधिक से अधिक विपक्षी दलों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं जो उनसे कहीं अधिक अनुभवी है। इस बैठक में हर कोई अपनी राय रखेगा, जिस पर विचार विमर्श होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बैठक में बीजेपी और पीएम मोदी पर कोई भी बात नहीं होगी। हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में विपक्ष के नेता अपनी राय देंगे। जहाँ वहीं प्रधानमंत्री पद के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष में कई नेता हैं जो पीएम पद से ज़्यादा अनुभवी हैं। विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मीडिया द्वारा निर्मित हो। विपक्ष में ऐसे नेता है जो जनता के बीच जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज होने वाली पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर के बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस बैठक में शामिल होने पर अपनी असमर्थता जाहिर की है। जहां रालोद अध्यक्ष ने इसे लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वे अपने पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि इस चिट्ठी के बाद एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी अनबन को लेकर के कयास लगने शुरू हो गए हैं। जहाँ आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी में कहा कि वे पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बैठक को अपना समर्थन भी दिया है और कहा है कि विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग है। इसके साथ ही उन्होंने इस बैठक के लिए सीएम नीतीश कुमार को अपनी शुभकामनाएं भी दी है। जयंत चौधरी ने चिट्ठी में लिखा है कि अधिनियामकवादी और सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस तरीके से लोकतंत्र और सामाजिक समरता के लिए खतरा पैदा कर रही है, उसे देखते हुए समान धर्मी विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग है। देश की समस्याओं और फिर चुनौतियों पर संवाद करके समूचे विपक्ष जनता के सामने एक दूरगामी व्यवहारिक योजना प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे हम साथ मिलकर के युवा, महिलाएं, किसान और फिर वंचित समाज की आकांक्षाओं और विश्वास के साथ देश में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं और बीते 2 दिनों से ट्विटर में ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजधानी पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें विपक्ष के लगभग 1.5 दर्जन नेता शामिल हो रहे हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी इस मीटिंग में पहुंचने वाले हैं और इसी को लेकर के मनीष कश्यप भी ट्रेंड में बने हुए हैं। दरअसल सीएम स्टालिन यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
एम के स्टालिन की इस यात्रा को लेकर के बिहार में जमकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों की प्रताड़ना का इल्जाम लगा करके वीडियो शेयर करने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रखा गया है। यहां तक कि राज्य सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लगा दिया है, जिसे लेकर के बिहार की जनता में स्टालिन की प्रति आक्रोश है। इसी बात को लेकर के ट्विटर पर मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहे हैं और मनीष कश्यप के समर्थक #GoBackStalin का ट्रेंड चला करके तमिलनाडु के CM का विरोध जता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की नेता और भगवा क्रांति सेना के प्रमुख साध्वी प्राची ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन, जिसने राष्ट्रवादी मनीष कश्यप पर NSA लगाया है, वो बिहार आ रहे हैं। हमारा समर्थन #GoBackStalin को है और आपका भी समर्थन चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि इस्लाम धर्म में बकरीद का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। इसे कुर्बानी और फिर त्याग का पर्व कहा जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जिल-हिज्जा महीना की 10वें दिन बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। ये पर्व रमज़ान महीने के ख़त्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है और इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। हालांकि इस बार बकरीद के सही डेट को लेकर के लोगों के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ऐसे में जानते हैं कि कब आखिर बकरीद का पर्व मनाया जाएगा और इसका इतिहास क्या है। तो बात करते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर का हिजरी संवाद पूरी तरीके से चांद पर निर्भर होता है और चांद के दीदार के बाद ही बकरीद की तारीख तय होती है। जहाँ इस बात से यह तय होता है कि जिल-हिज्जा महीना कब शुरू हुआ। इस बार 19 जून को जुल कादा के दिन आखिरी चांद नजर आया और इसे माह जिल-हिज्जा का भी चांद कहते हैं। जब चांद नजर आने के बाद अगले दिन से जिल-हिज्जा माह की शुरुआत होती है और इस माह के 10वें दिन बकरीद का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में इस साल 29 जून को बकरीद मनाई जाएगी। हालांकि सही तारीख चांद के दीदार पर ही निर्भर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बकरीद का पर्व क्यों मनाई जाती है। तो बात करते हैं कि बकरीद को त्याग और कुर्बानी का पर्व भी कहा जाता है। इस्लाम में इससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर हजरत इब्राहिम के समय कुर्बानी शुरू हुई। जहाँ कहा जाता है कि एक बार अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी वस्तु का त्याग करने के लिए कहा, जिसके बाद पैगंबर साहब ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। जब पैगंबर हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वे अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दें। सोच में पड़ गए कि आखिर उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार किससे है जिसकी वे कुर्बानी दे सके। फिर उन्होंने अपने इकलौते बेटे हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का फैसला किया, क्योंकि वे अपने बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जब वे अपने बेटे को कुर्बान करने निकल पड़े, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी जिससे कुर्बानी के समय उनके हाथ ना रुक जाए और कुर्बानी दे दी। लेकिन जब उन्होंने पट्टी उतारी तो फिर देखा कि उनका बेटा सही सलामत है। रेत पर एक पशु कटा हुआ पड़ा था। कहते हैं कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी की भावना से खुश होकर के बेटे को जीवन दान दिया था। या तभी से जानवरों की कुर्बानी को अल्लाह का हुक्म माना गया और फिर बकरीद का पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की विरोधी पार्टियों का महाजुटान पटना में हो रहा है। इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां नीतीश सरकार ने की है और फिर नेताओं के आने का क्रम भी शुरू हो गया है। जहाँ इस बीच आज होने वाले विपक्षी एकजुटता के पहले RJD नेता शिवानंद तिवारी ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद होना तय माना जा रहा है। राजद नेता ने अपने बयान में हिंदुओं को अलोकतांत्रिक करार दिया है और हिंदू धर्म के मानने वालों को लेकर के अन्य कई तरह के विवादित व्यक्तित्व दिए हैं। जैसे शिवानंद तिवारी ने कहा कि बीजेपी को हर हाल में रोकना है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से बचाना है। हिंदू राष्ट्र बना तो फिर देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में असमानता है। जन्म से ही लोगों की असमानता दिखती है। हिंदुओं को लोकतंत्र में आस्था नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है देश को जहन्नुम में पहुंचाना। नीचे वाले लोगों की छाया भी जनेऊ धारियों को छू जाए तो फिर उन्हें लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। हिंदू समाज समता और बराबरी में यकीन नहीं करता। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि देश को विखंडित करना। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बराबरी का अधिकार समाप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म के बारे में अम्बेडकर ने ठीक कहा था कि इसमें निचली जातियों की स्थिति जानवरों जैसी है। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा है कि बीजेपी को सरकार चलाने का सलीका नहीं है। किसी हाल में बीजेपी को रोकना ही होगा और हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। राजद नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार की मेहनत रंग ला रही है। 17 दलों के नेताओं का आना आसान नहीं है। विपक्षी दलों के जितने भी नेता बिहार आ रहे हैं वे सभी राष्ट्रवादी और फिर देशभक्त हैं। जब विपक्षी दलों की बैठक के लिए जो भी आ रहे हैं वे एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हों। देशद्रोही लोग देश को धर्म और भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं। शासन में जो लोग हैं तो देश को तोड़ना चाहते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि मक्का व्यवसाय से 11 लाख रुपए लूट मामले का फॉरबिसगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह घटना फॉरबिसगंज रानीगंज स्टेट हाईवे के लुटिया पुल के पास घटी है, जहां छातापुर थाना क्षेत्र के एक मक्का व्यवसाय द्वारा 11 लाख रुपए की लूट की बात पुलिस को बताई गई थी। दरअसल इस लूटकांड का आरोपी भी खुद मक्का व्यवसायी निकला। इस झूठी कहानी बनाने वालों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूटकांड के इस झूठे मामले में फॉरबिसगंज पुलिस ने मक्का व्यवसायी के छातापुर में स्थित आवास पर छापेमारी करके 6,80,000 रुपए के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवा मक्का व्यवसायी का नाम राजेश कुमार शाह है, जो सुपौल जिला के छातापुर थाना क्षेत्र के कटहारा मोहनपुरा का रहने वाला है। थाना अध्यक्ष आफ्ताब अहमद ने बताया है कि घटना के दिन प्रवाह कैंप प्रभारी विश्व मोहन पासवान गश्ती पर थे, जहां उन्हें सूचना मिली कि लुटिया पुल के पास किसी मक्का व्यवसायी से अपराधियों द्वारा 11 लाख रुपए लूट लिए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां मौजूद मक्का व्यवसायी राजेश कुमार शाह से घटना के संबंध में जानकारी पूछी गई। पूछताछ में उसने बताया है कि 2 बाइक सवार 5 अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर मारपीट करके उसके रुपए छीन लिए। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और फिर लूटकांड के नाटक का खुलासा हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया जिले में कचरे वाली प्लास्टिक वेस्ट से अब सड़कें बनेगी। इसको लेकर के पूर्णिया नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। जी आपको बता दें कि शेडिंग मशीन की खरीदारी हो गई है। अब पिचिंग सड़कों में प्लास्टिक वेस्ट को तारकोल के साथ मिलाकर के सड़क बनाई जाएगी। यानी कि अब पूर्णिया में प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाई जाएगी, रोड बनाए जाएंगे। इसमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। जानकारी देते हुए पूर्णिया नगर निगम के उप नगर आयुक्त दीनानाथ ने कहा कि ये नई टेक्नोलॉजी है। जो प्लास्टिक कचरा बेकार पड़ता है, जिसे हम लोग आए दिन फेंक देते हैं, अब उस प्लास्टिक को शेडिंग मशीन से काट करके तारकोल में मिक्स करके जो तारकोल वाली पिचिंग सड़क बनेगी, उसमें इन कचरे प्लास्टिक का सीमित मात्रा में उपयोग किया जाएगा और उसमें सड़कें बनाई जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्लास्टिक को काटने वाली शेडिंग मशीन की खरीदारी हो चुकी है, जिसे मशीन कटाई करेगी और फिर वह अलकतरा में मिक्स कर दिया जाएगा। ये सड़कें नई टेक्नोलॉजी का होगा और फिर टिकाऊ भी होगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट से बनने वाली सड़क का लंबा समय तक लास्टिंग देगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कई साल टिकता है। जब प्लास्टिक और तारकोल को मिक्स करके सड़क बनाई जाएगी तो फिर निश्चित तौर पर जल जमाव वाली सड़कें जल्द ही नहीं टूटेगी और फिर लास्टिंग भी होगा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया के लिए ये टेक्नोलॉजी पूर्णिया के लिए बिल्कुल भी नया होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी की वर्सटाइल एक्टिंग का हर कोई फैन है। अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी है, लेकिन अब एक्टर ने बॉलीवुड को टाटा बाय बाय करने का प्लान बना दिया है। हाल ही में मनोज बाजपेयी ने अपने रिटायरमेंट का खुलासा करते हुए शहर से दूर पहाड़ों में जाकर के ज़िंदगी बिताने के बारे में बताया है। मनोज बाजपेयी ने अपने रिटायरमेंट का खुलासा किया है, कहा कि वे शहर से दूर एक शांत जीवन जीना चाहते हैं। हिंदी फिल्म जगत के एक दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट का खुलासा किया है। उन्होंने शोबिज छोड़ने के बाद पहाड़ों पर जाने की इच्छा जताई है। मुंबई से प्यार होने के बावजूद भी उन्होंने शहर से दूर शांत जीवन जीने की इच्छा जाहिर की है। एक इंटरव्यू में जब मनोज बाजपेयी से उनके पसंदीदा रहने के जगहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही पहाड़ों में एक जगह ले ली है, जहां एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि वे मुंबई में एक हवेली में रहने की इच्छा नहीं रखते हैं, इनके बजाय एक शांत पहाड़ी में अपना ओल्ड एज बिताएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई उनकी बेटी के लिए शहर है। एक मीडिया इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने अपने रिटायरमेंट के बारे में बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक्टिंग छोड़ देंगे, रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेलुआ गांव से होने के बावजूद भी मनोज बाजपेयी ने कहा कि उनका राजनीति में आने का कोई भी इरादा नहीं है। हालांकि पिछले साल सितंबर में बिहार की पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने 10 सर्कुलर रोड में स्थित अपने आवास पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। अपने पूरे कैरियर में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले एक्टर मनोज बाजपेयी ने बिहार में फिल्म मेकिंग को भी स्वीकार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन 23 जून को यानी कि आज पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के लिए अंतिम समय की तैयारी में व्यस्त हैं। ऐसे में आरजेडी मनोज बाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है पर आधारित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पोस्टर जारी किए हैं। यह पोस्टर में लिखा है कि सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है लोकतंत्र बचाने के लिए, सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है बीजेपी को धूल चटाने के लिए, सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है सावरकर तोते को धूल चटाने के लिए, सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है 10 लाख नौकरी दिलाने के लिए,
सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है, पराई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई को मुद्दा बनाने के लिए जैसे आकर्षक नारे हैं। जब पोस्टर के सामने आने के बाद भाजपा ने सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है जंगल राज वापस लेने के लिए के नारे के साथ पलटवार किया है। पोस्टर वार के बाद कुछ हलकों में चर्चा है कि एक समझौता हो गया है जिसके तहत नीतीश कुमार 2024 में केंद्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे और तेजस्वी यादव को बिहार का प्रभार सौंपेंगे। जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि विपक्षी एकता बैठक 23 जून को पटना में होगी, जिसके लिए नीतीश कुमार महीने से मेहनत कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वे विपक्षी एकता के प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में 17 विपक्षी दलों के नेता आज एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, बैठक करेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि जो नेता विपक्ष की बैठक के लिए यहां आ रहे हैं उन्हें देश की जनता ने खारिज कर दिया है। उनके आपस में आंतरिक कलह विवाद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन से अलग होने के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने एनडीए के साथ जाने की घोषणा कर दी। जीतन राम मांझी बुधवार को दोपहर बाद अमित शाह के आवास पहुंचे। शाह और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं के बीच करीब 45 मिनट की बातचीत हुई। इसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा बन गए। मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हमारी पार्टी हम आज से एनडीए के साथ हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की 40 में से 40 लोकसभा सीटें एक साथ मिलकर के एनडीए की झोली में देने का काम करेंगे। संतोष कुमार सुमन ने दावा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के विलय की बात कह करके महागठबंधन से बाहर होने की बात कही गई है। इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। उन्होंने महागठबंधन को कमजोर करने का सारा दोष जेडीयू नेता ललन सिंह को देते हुए कहा कि महागठबंधन के दिखावे का खोखला गठबंधन है, जय इसमें 2 ही दल का अपना चलता है। महागठबंधन में बाकी की कोई भी पूछ नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर के पास अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में कल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दूं कि इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन न्यायाधीश पार्थ सारथी की अध्यक्षता में वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए विस्तार से हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया गया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इससे पहले जस्टिस पुनेंद्र सिंह की सिंगला बेंच ने पुल के ढहने को गंभीरता से लिया था। इसे बनाने वाली कंपनी के एमडी एसपी सिंगला को 21 जून को पटना हाईकोर्ट में तलब किया था, जब साथ ही एमडी को अदालत में हाजिर रहने का भी आदेश दिया था। आपको बता दें कि जब से ये मामला हाईकोर्ट में गया है तब से सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक ही साल में एक पुल का यूं दोबारा गिरना लोगों को सोच में डाल दिया है। जहाँ इसको लेकर के नाराजगी जताते हुए जनता के पैसों का दुरुपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर बिहार सरकार ठेकेदार के लापरवाह रवैये पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद पुल बनाने वाली सिंगला कंपनी को एक विस्तार से रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। दोस्तों बात करेंगे कि भीषण गर्मी में मानसून जहां लोगों के लिए राहत की बूंद लेकर के आता है, तो फिर वहीं कटिहार के ग्रामीणों के लिए भी यही मानसून तबाही की तस्वीरें लाता है। जहाँ कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड के बबला गांव में मानसून से पहले लोग प्लान करने को मजबूर हैं। जब बबला गांव के ग्रामीणों के लिए ये सब नया नहीं है। जब सालों से इस गाँव की यही तस्वीर, ग्रामीणों की यही तकदीर रही है, जहाँ बारिश के मौसम की दस्तक से पहले ही लोग अपना आशियाना छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं ताकि बर्बादी के मंजर के गवाह न बने। जहाँ उनकी कमाई, उनकी ज़मीन, खेती बाड़ी, घर, गांव सब कुछ पीछे छूट जाता है। जिस आशियाने को बनाने में ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च कर देते हैं, उसे बाढ़ की भविष्य का तबाही कर जाती है। या ऐसे में उनके पास पलायन के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता। यहाँ के ग्रामीणों के लिए कटाव शब्द ही किसी भयानक सपने से कम नहीं है। जहाँ कटाव क्षेत्र में आने वाले ये गांव हर साल बाढ़ की चपेट में आता है, जिससे न जाने कई घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। जहाँ अभी तक गांव के 5 सरकारी स्कूलों को भी बाढ़ ने निगल लिया है, लेकिन अब तक इसके लिए प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों की माने तो बबला गांव के 5 वार्ड में पहले लगभग 10,000 की आबादी थी, लेकिन पलायन के चलते आज यहाँ की आबादी सिर्फ 7,000 रह गई है। लोग बाढ़ से बचने के लिए बंगाल, झारखंड पलायन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार ने कटाव रोकने के लिए कोई भी पहल नहीं की है। सरकार ने तो पहल की है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों ने पहल पर
पलीता लगाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटाव क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करके लगभग 6 किलोमीटर कटाव स्थल चिन्हित किया था। जब कुछ दिन पहले कटिहार डीएम ने भी कटाव स्थल का जायजा लिया था, लेकिन लोगों को मिला तो सिर्फ आश्वासन। थोड़ा बहुत कटाव रोधी काम हुआ, लेकिन बाद में ये सिर्फ लूट खसोट उगाहे का जरिया बन करके रह गया। जब सरकार के सर्वेक्षण रिपोर्ट के दौरे का ग्रामीणों को कोई भी फायदा नहीं मिला, जहां वे आज भी पलायन का डंस झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि शासन प्रशासन बाढ़ से पहले कटाव रोधी काम करे, ताकि ग्रामीणों को उनका आशियाना छोड़ करके कहीं जाने को मजबूर न होना पड़े। अहमदाबाद प्रखंड हमेशा से ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिना जाता है, लेकिन ये जानते हुए भी शासन प्रशासन ने आज तक यहाँ हालातों को सुधारने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। दोस्तों, बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी के साले के घर पर गुरुवार सुबह एक साथ ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा। ईडी और इनकम टैक्स की टीम एक साथ विजय चौधरी के साले अजय कुमार सिंह के घर छापा मारने पहुंची, जिससे हड़कंप मच गया। जांच एजेंसी के अधिकारी 7 वाहनों से कार्रवाई करने पहुंचे, जहां सभी वाहन रांची और फिर पटना नंबर के हैं। अजय सिंह का लोहा फैक्ट्री समेत दर्जन भर से ज्यादा उद्योग धंधे हैं, जहाँ इधर घर के बाहर एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है। गली में किसी के घर घुसने पर मनाही है, जब वही मीडिया को देखते हुए घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आज पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक आज यानी कि आज 23 जून को पेट्रोल के दाम में 46 पैसे और डीजल के दाम में 42 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जब बिहार में आज पेट्रोल का दाम 109 रुपये 27 पैसे और डीजल का दाम 95 रुपये 91 पैसे हो गई है। जहाँ वहीं राजधानी पटना में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 53 पैसे और डीजल की कीमत में 50 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 12 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपये 86 पैसे है। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में जारी पेट्रोल डीजल के सही दाम की जानकारी आप एक ही जगह पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए नंबर 9224992294 पर मैसेज करना होगा, जहां इससे आपको अपने ज़िले में तेल की कीमतों की सही जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा सभी राज्यों में तेल की कीमतों की जानकारी के लिए देश की 3 बड़ी कंपनियां तेल की कीमतों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करती है। आप तेल कंपनियां IOCL, HPCL और BPCL की वेबसाइट पर जाकर के तेल की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि गरीब, साधारण और पसमानदा समाज से आने वाले कराटे खिलाड़ी जाबिर अंसारी से देश और देशज समाज को बहुत उम्मीदें हैं। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को चीन में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 19 से 20 जून को दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण के बैनर तले भारत के बीते 2 सालों से पदक विजेता खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए बुलाया गया। जहाँ ट्रायल में टॉप 4 खिलाड़ी को भारतीय कराटे टीम के संभावित खिलाड़ियों के लिए चयनित किया गया, जिनको भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के अंदर प्रशिक्षण देगी और फिर उनमें से किसी एक को भारतीय टीम के लिए चयन किया जाएगा। बिहार के जाबिर अंसारी 75 किलो वर्ग में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। जाबिर ने बताया है कि 2022-23 के अंतर विश्वविद्यालय खेलों के पदक जीतने की उपलब्धि पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। जाबिर ने बताया है कि ये दूसरा मौका मिला है। इससे पहले भी 2018 के एशियाई खेलों के प्रशिक्षण शिविर में चयनित हुए थे, पर भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। जाबिर ने बताया है कि इस बार पूरी उम्मीद है कि भारतीय दल का हिस्सा बनकर के देश के लिए पदक जीतेंगे। जाबिर बिहार के जमुई जिला के झाझा का गांव कुम्बा पहाड़ के रहने वाले हैं। वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जाबिर ने बताया है कि ये उनकी कराटे जिंदगी का सबसे बेहतरीन मौका है। जाबिर पिछले 8 सालों से लगातार कराटे का प्रशिक्षण ले रहे हैं। वह इस साल विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीत करके पूरे देश में बिहार के साथ पटना विश्वविद्यालयों का नाम रोशन कर चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मानसून आगे बढ़ने लगा है। जब बिहार में हीटवेव के हालात लगभग खत्म हो चुके हैं, जहाँ इस बीच मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में वज्रपात की चेतावनी जारी की है। वहीं 2 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं बीते 24 घंटे के भीतर राजधानी पटना समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। जब पूर्वी चंपारण जिले में वज्रपात से 2 लोगों की जान गई है। जमुई, मुंगेर और शेखपुरा में भी ठनका गिरने से जान माल का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज शुक्रवार को सुपौल और अररिया जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। ऐसे में निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं सभी जिलों में बादल गरजने और फिर बिजली चमकने का अनुमान है। इन जिलों में कहीं कहीं बारिश का दौर भी चलेगा। मौसम विभाग ने आंधी तूफान और फिर आसमान में बिजली चमकने के दौरान लोगों से सावधान बरतने की अपील की है। कल गरज और तड़क के साथ राजधानी पटना समेत 8 जिलों में झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली।
दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता को लेकर के पटना में आज होने जा रहे बैठक पर भाजपा के शीर्ष नेताओं की नज़र है, लेकिन वे इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भाजपा नेताओं के अनुसार विपक्षी नेताओं की बैठक सुर्खियां बटोरने के लिए तो सही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाली ज़मीनी लड़ाई पर इसका कोई भी खासा असर नहीं होगा। बैठक में हिस्सा ले रहे अधिकांश विपक्षी दलों से उनके राज्य में भाजपा की सीधी लड़ाई है और फिर ये विपक्ष दल अपने राज्य के बाहर एक दूसरे की मदद करने की स्थिति में ही नहीं है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़ दे तो फिर विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे अधिकांश दल एक राज्य तक ही सीमित है। वहीं भाजपा विरोध के नाम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व भले ही एकता के मंच पर साथ आ जाए, लेकिन दिल्ली और पंजाब से लेकर के गोवा, गुजरात और राजस्थान तक उनके बीच एक दूसरे के वोट बैंक को लेकर के तीखी लड़ाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से लेकर के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तक कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और बिना सीट के अपने हितों को कुर्बान करके कांग्रेस विपक्षी एकता के रास्ते पर ज़्यादा दूर तक जाएगी, इसमें संदेह है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच गठबंधन है, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि सीपीएम के साथ वाले कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती नहीं हो सकती है। इसी तरीके से कांग्रेस त्रिपुरा और फिर असम में तृणमूल कांग्रेस के साथ लेने के लिए तैयार नहीं होगी, जहाँ विस्तार के लिए ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा मजबूत स्थिति में है। इसी तरीके से उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विपक्षी एकता की बात बेईमानी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर जिले से चोरी हुई एक नवजात को झारखंड के गोड्डा से बरामद किया गया है। बच्चा चोरी करने वाली महिला और फिर उनके पति को पुलिस गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। ये भी नवजात के खरीद बिक्री मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक 19 जून को भागलपुर मायागंज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अगले ही दिन 20 जून की सुबह वह बच्चा गायब हो गया। बच्चे की खोजबीन की गई, लेकिन बच्चा नहीं मिला, इससे परिवार वालों का बुरा हाल तो हो गया। जब बच्चे के पिता ने बताया है कि खून के पैसे की व्यवस्था करने के लिए वे सुबह अस्पताल से बाहर गए थे, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटे तो फिर उन्होंने हो हल्ला सुना। उन्हें पता चला कि उनका बच्चा गायब हो गया है। उन्होंने बच्चे की खोजबीन की, पूछताछ की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद वे तुरंत स्थानीय पुलिस थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नया हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।